नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डायरी। मैं हूं किरण कृशाली। उत्तराखंड की संस्कृति, साहित्य, विकास, कृषि, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों और प्रेरक खबरों के साथ हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। देहरादून के दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में वरिष्ठ शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर अवनीश उनियाल की नवीन काव्य कृति धार का पेड़ का भव्य लोकार्पण किया गया। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और प्रशासन जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में साहित्य की सामाजिक भूमिका और मानवीय संवेदनाओं पर सार्थक विमर्श हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। देहरादून के दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में 24 जून को साहित्य और संवेदनाओं का एक गरिमामय संगम देखने को मिला, जहां वरिष्ठ शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर अवनीश उनियाल की नवीन काव्य कृति धार का पेड़ का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और प्रशासनिक जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं। धाद साहित्य एकांश के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी मुख्य अतिथि रहे, जबकि पूर्व प्रमुख सचिव एवं वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कुलपति डॉक्टर सुधा रानी पांडे ने की तथा जनकवि डॉक्टर अतुल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ लोक गायिका पूनम नैथानी की प्रकृति वंदना से हुआ। धाद साहित्य एकांश की संयोजक कल्पना बहुगुणा ने संस्था की साहित्यिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। ये अगर पाठक पढ़ता है तो कुछ ना कुछ उससे उसका उद्देश्य भी सिद्ध होता है और कुछ ना कुछ उसको प्रेरणा तो मिलती ही है, क्योंकि साहित्य जो है, अगर साहित्य पढ़ता है तो वो कुछ एक उद्देश्य से उसको ग्रहण करता है। और हमारा जहाँ तक मानना है कि साहित्य बहुत कुछ सिखाता है, साहित्य हमारा बहुत अच्छा मित्र होता है। वहीं प्रकाशक गणेश चंद्र उनियाल ने स्थानीय साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर अवनीश उनियाल ने अपनी काव्य यात्रा और रचनाओं की पृष्ठभूमि साझा करते हुए कविता पाठ भी किया। इस पुस्तक में जो मेरी कविताओं के विषय हैं वो मुख्य रूप से प्रकृति पर काफ़ी कविताएं हैं, और जो सामाजिक विषय हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, शोषण है और जो आम आदमी की वेदना है, ये गज़लों के विषय मैंने ज़्यादातर इस तरह के लिए हैं कि जो कि आम आदमी के जीवन से जुड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आम पाठक मेरी इस पुस्तक को कहीं ना कहीं पसंद करेगा और रिलेट करेगा आपस में। वक्ताओं ने कहा कि साहित्य समाज की विसंगतियों, अन्याय और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। ये धाद साहित्य एकांश की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है और दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के इस सभागार में यहाँ पर किया जा रहा है। और ये वस्तुतः डॉक्टर अवनीश उनियाल हैं, जो कि शिक्षाविद भी हैं और कवि भी हैं। तो उनकी एक कविता संग्रह की पुस्तक है धार का पेड़, तो उस पर यहाँ पर उसका लोकार्पण है और साथ ही उसमें उस पर यहाँ पर चर्चा भी आयोजित की जाएगी। मुख्य रूप से जो ये पुस्तक है उसमें जो अवनीश जो उनियाल जी की जो ये पुस्तक है, तो उन्होंने इसमें यहाँ के पहाड़ के परिवेश में उनकी गांव की पलायन की पीड़ा और तमाम जो यहाँ के जो मानवीय चरित्र हैं उनको बखूबी से उस कविता में उतारा है। और उनकी जो ये कविता संग्रह है वो निश्चित ही एक इस साहित्य के क्षेत्र में और एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। वक्ताओं ने कहा, धार का पेड़ को मानवीय संवेदनाओं, प्रकृति प्रेम, पर्वतीय जीवन और लोक सरोकारों की सशक्त अभिव्यक्ति बताया। मुख्य अतिथि अनिल रतूड़ी ने इस कृति को ईमानदार संवेदनाओं का दस्तावेज बताया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य संयोजक डॉक्टर विद्या सिंह ने सभी अतिथियों एवं साहित्य प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में बड़ी संख्या में साहित्यकार, कवि, लेखक, शिक्षाविद और पाठकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अब बात स्वास्थ्य और निवेश की।
देहरादून में आयोजित सेकंड उत्तराखंड फार्मा, हेल्थ केयर एवं आयुष कॉन्क्लेव में देश भर के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष आधुनिक तकनीक और फार्मा उद्योग के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन को प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 24 जून को स्वास्थ्य, आयुष और फार्मा क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से देहरादून में सेकंड उत्तराखंड फार्मा, हेल्थ केयर एंड आयुष कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सम्मेलन में फार्मा उद्योग, आयुष, स्वास्थ्य सेवाओं और नीति निर्माण से जुड़े विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में PHDCCI उत्तराखंड के अध्यक्ष विनीत गुप्ता ने कहा कि यह कॉन्क्लेव फार्मा उद्योग से जुड़े उद्यमियों की तकनीकी, गुणवत्ता और विनिर्माण संबंधित चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन रहा है। ये हमारा सेकंड कॉन्क्लेव है उत्तराखंड फार्मा के ऊपर। हमने पहला जो किया था दैट वाज लास्ट ईयर, वो हमने किया था होटल मधुबन में। तो दिस इज़ अ कंसिडरेबली सेकंड कॉन्क्लेव विच वी आर डूइंग। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल वी हैव गॉट डबल द एंट्रीज, और उसमें फार्मा की इंडस्ट्रीज़, आयुष इंडस्ट्रीज़, वेलनेस सेंटर्स, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। एंड बीइंग उत्तराखंड जो है फार्मा का एक डेस्टिनेशन है, तो उसमें हम चाहते हैं कि जिस किसी की कोई समस्या हो, टेक्निकल इश्यूज़ हों, वो सॉल्व किया जाए। इसमें हम डिफरेंट जगह से स्पीकर्स को बुलाते हैं ताकि उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। सो इसी तरह से वी आर एप्रीहेंडिंग कि हम थर्ड जो नेक्स्ट ईयर करेंगे, वी विल गेट मोर वेटेज एंड मोर पीपल विल जॉइन अस इन दिस स्कीम। सम्मेलन के दौरान अस्पतालों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, चिकित्सा उपकरणों के उन्नयन और डॉक्टरों के कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड को मेडिकल और आयुष हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। आयोजकों के अनुसार इस तरह के सम्मेलन उद्योग, सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रदेश में निवेश, रोजगार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का ये जो PHDCCI का एक प्रोग्राम रहा उत्तराखंड में, देहरादून के अंदर फार्मा, हेल्थ केयर एंड आयुष कॉन्क्लेव, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सेकंड इनिशिएटिव है ये, पहले 1 साल पहले भी हुआ था। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सारे इंडस्ट्री के लोग मिलकर और राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी जो ऑफिसर्स हैं वो मिलकर एक आपस में बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से अपने आइडियाज़ का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे स्टेट को फ़ायदा मिले, स्टेट के लोगों को फ़ायदा मिले। अगर हम फार्मा की बात करें तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नई मेडिसिन्स यहाँ पे लेकर आएँ जिससे पेशेंट्स को फ़ायदा हो। सिमिलरली हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे हम हॉस्पिटल्स को ज़्यादा इक्विप कर सकें, कैसे हम डॉक्टर्स को बेटर ट्रेन कर सकें। तीसरी चीज़ आयुष तो उत्तराखंड के साथ सिनोनिमस है, मतलब जब भी हम आयुष के बारे में सोचते हैं तो उत्तराखंड सबसे पहले दिमाग में आता है। तो चाहे आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है या होम्योपैथी है, ये चीज़ें कैसे मॉडर्न मेडिसिन, हॉस्पिटल केयर सबके साथ मिलकर एक पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। देहरादून से आयोजित यह कॉन्क्लेव उत्तराखंड में फार्मा, हेल्थ केयर और आयुष क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे प्रदेश में निवेश, नवाचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। अब रुख करते हैं चमोली जनपद का। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक संबल बनकर उभरी है। योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी और फेरी लगाकर आजीविका चलाने वाले सैकड़ों लोगों को आसान ऋण उपलब्ध हुआ है।
जिससे वे अपने व्यवसाय को दोबारा मजबूती से स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चमोली जिले के रेहड़ी, पटरी और फेरी लगाकर आजीविका चलाने वाले छोटे व्यापारियों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। कोविड महामारी के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे सैकड़ों कारोबारियों को इस योजना ने दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया है। ऑफिसर बस स्टैंड पर मैं फल फेरी और अपनी एक ठेली है छोटी सी, उसमें मैं अपना व्यवसाय करता था। और कोरोना के बाद जो मेरी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, जिसमें हमारा व्यवसाय नहीं चल पाया था, तो प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम चली थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिससे हमें 10,000 का प्रथम किस्त का जो फाइनेंस हुआ था, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिला और हमने अपने आजीविका को आगे सुचारू किया, तो जिससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला और हमारी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। जो कि मैं एक ही किस्त लेके अपनी आजीविका बहुत अच्छा से चला रहा हूँ, जिसमें मैं सारा लोकल प्रोडक्ट चलाता हूँ। तो मुझे एक ही किस्त में बहुत अच्छा लगा और मुझे दूसरी किस्त लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरी एक ही किस्त में मेरी आजीविका ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन मेरे जो अन्य सहपाठी हैं, वो लोग एक किस्त, दो किस्त, तीसरी किस्त भी, और कई लोगों ने तो इसका अपना क्रेडिट कार्ड भी बना चुके हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त और पूरी प्रदेश सरकार का भी आभार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत चमोली जिले में अब तक 1323 छोटे व्यापारियों को लाभ मिल चुका है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए तक का ऋण 3 चरणों में उपलब्ध कराया जाता है। जिले में अब तक 2 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की राशि विभिन्न बैंकों के माध्यम से वितरित की जा चुकी है। कोरोना के बाद हमें अपना काम हम ये चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा नगर पालिका के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 10,000 का लोन और उसके बाद 20,000 का, फिर तीसरी किस्त हम ये चुकाने के बाद जो है 50,000 का मिला हुआ है। बैंक अधिकारी बताते हैं कि योजना के माध्यम से अनेक लाभार्थियों ने अपने कारोबार का विस्तार किया है और समय पर ऋण चुकाने वाले व्यापारियों को अगले चरण में अधिक राशि का ऋण भी प्रदान किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है गोपेश्वर द्वारा, तो इसके द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 97 लाभार्थियों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांच में लोन दिया गया है। टोटल 97 लाभार्थियों को, और जो टोटल अमाउंट हमारे द्वारा वितरित किया गया है वो है 21 लाख, और जिससे कि यहाँ पे जितने भी जो लाभार्थी हैं वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं और जो कि थर्ड ट्रांच से अपने व्यवसाय को बढ़ा भी रहे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चमोली के छोटे व्यापारियों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका का मजबूत आधार बनकर सामने आई है। यह योजना स्थानीय कारोबार को नई गति देने के साथ साथ स्वरोजगार को भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है। उत्तराखंड में किसानों और कृषि भूमि के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रुद्रपुर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया तथा प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड में कृषि और किसानों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। 26 जून को रुद्रपुर के गांधी मैदान से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। रुद्रपुर के गांधी मैदान में आयोजित खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से 369 करोड़ 66 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं। सभी किसान भाई बहनों से निवेदन है कि धरती हमारी माँ है, इसी में पैदा किया हुआ अन्न हम खाते हैं।
बहता हुआ जल हम पीते हैं। धरती माँ का स्वस्थ रहना जरूरी है, मिट्टी का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए खाद का उपयोग, पेस्टिसाइड का उपयोग संतुलित करें। माटी में जिन तत्वों की जरूरत है उसके हिसाब से करें। अत्यधिक और असंतुलित खाद और पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण ये माटी धीरे धीरे बीमार हो रही है। कई जगह इसकी उर्वरा क्षमता घट रही है और कई जगह तो बीमारी इतनी हो रही है कैंसर जैसी कि हमको लगता है आगे क्या होगा। और इसलिए खाद जरूर डालें, लेकिन संतुलित खाद, माटी की जांच करवा के जितना जरूरी है उतना खाद, और खेत के एक छोटे हिस्से में प्राकृतिक खेती का प्रयोग भी करें, जो परंपरागत रूप से भारत में हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। परंपरागत रूप से प्राकृतिक और जैविक खेती में अगर ठीक से करें तो उत्पादन भी कम नहीं होता और धरती स्वस्थ रहती है। मित्र कीट और बढ़ते हैं, क्योंकि आज तो मित्र कीट मारे जा रहे हैं धरती के। तो ये जरूरी है कि हम समय रहते चेत दें। आज ये धरती माता पुकार के कह रही है, मेरा ध्यान रखो, मेरे साथ अन्याय मत करो, खेत बचाओ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण, सिंचाई सुविधाएं, कृषि यंत्रों पर अनुदान और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अब बात उत्तराखंड की संस्कृति और सिनेमा की। देहरादून में आयोजित उफ्तारा सम्मान एवं उत्तराखंडी फिल्म फेस्टिवल 2026 में लोक संस्कृति, क्षेत्रीय सिनेमा और लोक कलाकारों का भव्य सम्मान किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और फिल्मी हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को यादगार बना दिया। इस अवसर पर उत्तराखंडी सिनेमा की विकास यात्रा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश भी दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और क्षेत्रीय सिनेमा को समर्पित उफ्तारा सम्मान एवं उत्तराखंडी फिल्म फेस्टिवल 2026 का 26 जून को शुभारंभ देहरादून में गरिमामय वातावरण के बीच हुआ। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसने आयोजन को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। संगीत और नृत्य के समन्वय ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत करते हुए उपस्थित दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। ये आज यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, पूरे उत्तराखंडी फिल्मों का फेस्टिवल हो रहा है। जितनी भी फिल्में हमारी आज तक रिलीज हुई है उन सब का यहाँ पर प्रदर्शन होगा और हमारी फिल्में लगातार बन रही है और अभी OTT का हमारे दौर चल रहा है। तमाम लोग फिल्म निर्माण कर रहे हैं और उत्तराखंडी फिल्मों का भविष्य बहुत सुंदर लग रहा है। आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और पहली बार हो रहा है। उत्तराखंड सिनेमा को बने हुए 43 साल हो गए हैं और 76 फिल्में बन चुकी हैं। तो 43 साल में जो लोगों ने अपने पूंजी से, अपने मेहनत से जो पैसा इन फिल्मों पर लगाया, जो प्रोड्यूसर थे, तो उनकी अनदेखी हुई, कभी उनको पूछा नहीं गया। तो उनका हम लोगों ने एक सम्मान यहाँ पे रखा है। जितने भी हमारे उत्तराखंडी फिल्म प्रोड्यूसर हुए हैं उन सबका यहाँ पे सम्मान है और जितने वरिष्ठ कलाकार हैं पिछले जो 40-43 साल से काम कर रहे हैं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में, उनका सम्मान है। और पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी, सारे कलाकार मिलेंगे और साथ में जो है यहाँ पर बहुत सारे उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति के कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत होंगे। और एक हमारी 40 साल की जो यात्रा है उत्तराखंडी फिल्मों की, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर दिखाई जाएगी कि हमने 40 साल में कैसी फिल्में बनाई, कैसी यात्रा रही, क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे, वो दिखाई जाएगी। और साथ में जो लोग हैं, फिल्म से जुड़े लोग हैं या दर्शक हैं, उनके सवाल जवाब होंगे कि उत्तराखंडी सिनेमा कैसा चल रहा है और इसका भविष्य कैसा है। और भविष्य कैसा चल रहा है इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड जो सिनेमा है ये 2 भागों में है। एक ये 2015 से पहले का था जब सेलुलॉइड फिल्में यहाँ पे बनती थी, और एक 2015 के बाद है जब ये यहाँ पे डिजिटल फिल्में यहाँ पे बन रही हैं। तो दोनों अलग चीज़ हैं। पहले फिल्म बनानी बड़ी कठिन थी, आज बनानी बहुत आसान हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, अच्छी क्वालिटी की फिल्में आ रही हैं। लेकिन अभी जो है सिनेमा हॉल में अब दर्शकों का टोटा है। पहले जो पुरानी फिल्में थी उनमें 4 सप्ताह फुल होती थी हमारी ये फिल्में, हॉल फुल होते थे और 4 शो चलते थे उन दिनों। अब मात्र 1 शो चलता है, वो भी उसमें भी पूरे दर्शक नहीं होते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं।
लेकिन उसके जो कारण है, क्या कारण है, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है फिल्म फेस्टिवल गोष्ठी रखी है। इससे कुछ निकलेगा, लेकिन मोटा मोटा मैं कहूँगा कि जो उत्तराखंड का भविष्य, फिल्मी का भविष्य है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। सिर्फ हमारे दर्शक अभी नहीं जुड़ रहे हैं, ये कारण देखा जाएगा दर्शक क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। अगर दर्शक जुड़ जाएंगे तो उत्तराखंड सिनेमा बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा। इस अवसर पर अभिनेता हेमंत पांडे, बलराज नेगी, शिव नारायण रावत, सुनील बडोनी, देबू रावत, संदीप बागड़ी, अजय बिष्ट, कुलदीप असवाल, गिरीश सनवाल तथा राजू भट्ट सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों का पारंपरिक सम्मान और आत्मीय स्वागत किया गया। उपतारा जो कार्यक्रम है, इसमें जो फेस्टिवल आज जो पहली फिल्म बनी थी 1983 में और आज 2026 तक की फिल्मों का यहाँ पे जो फेस्टिवल है, उनकी क्लिपें दिखाई जाएंगी और जो कलाकार हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने वो बनाई, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। चलो, जिसने एक फिल्म बनाई, किसने 2 फिल्म बनाई, क्योंकि उनका एक आंकलन नहीं करेंगे कौन कौन बेहतर है, कौन कम है, ऐसा कोई नहीं। सबको सम्मानित कर रहे हैं कि जिन्होंने ये शुरुआत करी और अब शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग इसी में लगे। उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न रेडियो एसोसिएशन के माध्यम से हमारी टीम लगी हुई है और जो हमारे जो फिल्में आजकल बन रही हैं, उत्तराखंडी फिल्में, बहुत सारे कंटेंट हैं हमारे उत्तराखंड में, अच्छे अच्छे कंटेंट अब शुरू हो चुके हैं। कलाकार भी बहुत ध्यान दे रहे हैं अपने आप में और हमारी युवा पीढ़ी, हमारे लोग भी अब हमारी उत्तराखंडी फिल्मों को देखने आ रहे हैं। ये हमारा आगे बढ़ने का प्रयास भी है। अपने संबोधन में अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और क्षेत्रीय सिनेमा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कलाकारों के योगदान की सराहना करते हुए युवा पीढ़ी से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। समारोह के सांस्कृतिक सत्र में लोक संगीत और लोक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। सुप्रसिद्ध लोक गायक पदम गोसाई ने अपने चर्चित गीत मेरो गांव मेरो मुलुक की प्रस्तुति से उत्तराखंड की मिट्टी, संस्कृति और लोक जीवन की भावनाओं को सजीव कर दिया। कार्यक्रम में लोक गायन की विशिष्ट परंपरा के संवाहक और जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवाण का भव्य स्वागत किया गया। उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को नई ऊंचाई प्रदान की। इस अवसर पर उत्तराखंडी सिनेमा की 4 दशकों की विकास यात्रा पर आधारित विशेष प्रस्तुति प्रदर्शित की गई, जिसमें क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उफ्तारा की यात्रा, उपलब्धियों और उत्तराखंडी सिनेमा के संरक्षण एवं संवर्धन में उसके योगदान पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। यहाँ मेरे को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। और हमारी उत्तराखंडी फिल्में बहुत अच्छा चल रही हैं, धीरे धीरे मतलब जोर पकड़ रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और आगे बढ़े, खूब अच्छी उसका उत्थान हो। पब्लिक से भी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि हॉल में आके फिल्मों को देखे। मैं 89 से जुड़ा हूँ इस लाइन में और बहुत कुछ किया और अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा आगे चलने लग गया है। पहले तो फिल्में चलती ही नहीं थी, हॉल ही नहीं थे। अब तो ये है कि चलो मॉलों में चल रही हैं, इधर उधर चल रही हैं। और मैं आज के बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि वो आएँ और हमारी फिल्म को देखें और उसे प्रोत्साहन दें। संस्कृति, सिनेमा और लोक कला के इस भव्य संगम ने न केवल उत्तराखंड की समृद्ध विरासत को सम्मान दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेजने और आगे बढ़ाने का भी सशक्त संदेश दिया। और अब बात उत्तराखंड की लोक आस्था और परंपरा की। उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र में सदियों पुरानी लोक परंपरा एक बार फिर पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जीवंत होती नजर आई। अगलाड़ नदी के तट पर आयोजित ऐतिहासिक मौड़ मेले में हजारों ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सामूहिक मछली पकड़ने की अनोखी परंपरा निभाई। खास बात ये रही कि इस आयोजन में प्रकृति संरक्षण और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र में सदियों पुरानी लोक परंपरा का जीवंत स्वरूप एक बार फिर देखने को मिला। अगलाड़ नदी के तट पर 27 जून को ऐतिहासिक मौड़ मेला पूरे पारंपरिक रीति रिवाजों और उत्साह के साथ आयोजित हुआ।
मसूरी सहित आसपास के 114 से अधिक गांवों के हजारों ग्रामीण इस अनूठे लोक पर्व में शामिल हुए। ढोल दमाओं की गूंज, लोकगीतों और पारंपरिक नृत्य के बीच मेले का शुभारंभ हुआ। 1866 में ये शुरू हुआ था और तब से लेकर के लगातार ये राजमोहन चल रहा है, राजशाही के ज़माने से। और हमारा जो हम बात करें, सिलवाड़ की बात करें, लालूर की बात करें, इडासू की बात करें, छजुला की बात करें, पालीघाट की, 10 जुला की, विभिन्न पट्टियों के लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है वो सिलवाड़ पट्टी के जो ये अर्जुला क्षेत्र है, सिलवाड़ का क्षेत्र है, आपका लालूर का है। ये लोग जो है जंगलों से जो जड़ी बूटी, जिसको हम कह सकते हैं टिमरू का मौन मेला होता है, बड़ी मेहनत करते हैं। टिमरू को लाते हैं, उसका पाउडर बनाया जाता है, पांति सिस्टम लगती है। इस बार अर्जुला क्षेत्र वालों की पांति आप देख रहे होंगे कि बड़ी भारी संख्या में अर्जुला क्षेत्र के लोग ये अपना जो है कुंड्याला और मच्छी पकड़ने के जो भी यंत्र है उनको लेकर के आए हैं। और आज मौसम साफ है और हमको लगता है कि आज ये मौन मेला है, बहुत ही ऐतिहासिक मौन मेला होने जा रहा है। हम अपने पूरे क्षेत्र की ओर से मौन मेला में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ग्रामीणों ने टिमरू की छाल से तैयार प्राकृतिक औषधीय पाउडर, जिसे मौन कहा जाता है, अगलाड़ नदी में प्रवाहित किया। इसके बाद हजारों लोग पारंपरिक उपकरणों के साथ नदी में उतरे और सदियों पुरानी सामूहिक मछली पकड़ने की परंपरा का निर्वहन किया। मौन मेले का इतिहास वर्ष 1866 से जुड़ा है, जब तत्कालीन टिहरी नरेश ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक बदलते समय और पीढ़ियों के बावजूद यह लोक उत्सव अपनी मूल पहचान और सामाजिक महत्व को बनाए हुए है। यह मेला केवल मछली पकड़ने का आयोजन नहीं, बल्कि सामुदायिक एकता, लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। जहाँ तक मौन मेला का सवाल है, ये ऐतिहासिक होता है और ऐतिहासिक इसका इतिहास ही अलग है। जब टिहरी रियासत होती थी, टिहरी रियासत के समय से ही महाराज जो होते थे वो इस मौन का संचालन करते थे और वो खुद स्वयं आकर के, ये तो पर्टिकुलर जगह एक होती थी जहाँ पर राजा ऊपर बैठता था और नीचे मौन पड़ता था और वो अपना देखते थे। और तब जो है पूरा क्षेत्र जो है, उस समय तो पूरा क्षेत्र होता था कि राजा खुद करते थे। और उसके पश्चात जब राजा रजवाड़े चले गए, उसके पश्चात फिर क्षेत्र वालों ने एक समिति बना करके, कभी अर्जुला, कभी छजुला, कभी सिलवाड़, कभी लालूर, इस तरह से लोग अपने सब लोग इकट्ठा होकर के इसको मौन को मनाते हैं। और एक जो हमारा एक टिमरू होता है, टिमरू के बीज को पीस करके उसको डाला जाता है, जिससे कि मच्छियों को नशा लगा और वो उल्टी हो जाती है, तब दूध पकड़ते हैं। और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मौन मेले में मैं इतने साल से आ रहा, जब स्टूडेंट लाइफ में था, बीच में कई बार नहीं आए, पर लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पहली बार महिलाएं भी जो है बड़े उत्साह के साथ जो है आज मौन मेला में आई और मच्छी पकड़ रही है। बहुत बड़ी बात है। तो ये तो ऐतिहासिक है और हो न हो और आगे भी इसी तरह से चलता रहे। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रकृति के प्रति सम्मान है। यहाँ किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। टिमरू की छाल से तैयार प्राकृतिक पाउडर कुछ समय के लिए मछलियों को अचेत करता है, जबकि बची हुई मछलियां थोड़ी देर बाद सामान्य होकर फिर से नदी में जीवित रहती हैं। यही कारण है कि यह परंपरा पर्यावरण और जलीय जीवन के अनुकूल मानी जाती है। मौन मेला आज भी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि आधुनिकता के दौर में भी लोक परंपराएं केवल इतिहास नहीं, बल्कि समाज को उसकी जड़ों, संस्कृति और सामुदायिक एकता से जोड़ने वाली जीवंत विरासत हैं। तो ये थी आज की उत्तराखंड डायरी की प्रमुख खबरें, जिनमें विकास, साहित्य, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कृषि, संस्कृति और लोक आस्था की झलक देखने को मिली। उम्मीद है उत्तराखंड डायरी का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी प्रदेश की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और विशेष रिपोर्टों के साथ। फिलहाल मुझे यानी किरण कृशाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।